नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। अगले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान का समझौता होने वाला है, ये दावा किया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। जबकि ईरान और अमेरिका के बीच तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, इधर भारत में भी सियासत खूब गर्म है। टीएमसी में उठापटक, राहुल के बड़े प्रदर्शन का ऐलान से लेकर राम मंदिर दान विवाद तक, ये सब खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो तुरंत कर लें। ये बुलेटिन आप ऐप पर भी देख सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पाक पीएम का दावा, अगले 24 घंटे में हो जाएगा अमेरिका ईरान का समझौता। ममता को अल्टीमेटम देने के बाद अब अभिषेक पर नरम हुए कल्याण बनर्जी। युवाओं के मुद्दे पर राहुल का देशव्यापी अभियान 17 जून को कोटा से होगा शुरू। असम के जोरहाट में वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 5 जवान शहीद। राम मंदिर दान विवाद पर सफाई पेश करने के बाद अब ट्रस्ट ने ही की एसआईटी जांच की मांग। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि अगले 24 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि इसके तुरंत बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समझौते पर हस्ताक्षर होंगे और अगले हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत भी शुरू कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में अमेरिका और ईरान दोनों देशों के नेताओं की बातचीत के दौरान दिखाई गई प्रतिबद्धता की सराहना की और साथ ही क्षेत्रीय देशों की भूमिका को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि ये पूरा प्रयास सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह भी उम्मीद जताई कि ये ऐतिहासिक शांति समझौता आने वाले समय में मध्य पूर्व में तनाव को कम करेगा और लंबे समय से चले आ रहे विवादों को खत्म करने की दिशा में मजबूत आधार बन जाएगा। हालांकि अभी तक अमेरिका या ईरान की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को उनकी मौत के 132 दिन बाद 9 जुलाई को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक 9 जुलाई को उन्हें मशाद स्थित पवित्र इमाम रेजा श्रेन में दफनाया जाएगा। खामेनेई की मौत 28 फरवरी 2026 को हुई थी, लेकिन ईरान में युद्ध के हालातों की वजह से उनकी अंतिम विदाई लगातार टलती रही। इस देरी की वजह से केवल ईरान में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बड़े सवाल खड़े हुए। लेकिन अब 4 से 7 जुलाई के बीच तेहरान और कोम में बड़े शोक और श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पार्थिव शरीर को मशहद लेकर जाया जाएगा। भारतीय जहाजों पर हमले के आरोपों को ईरान ने खारिज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हॉर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ड्रोन हमला किया, लेकिन ईरान ने इस आरोप को तुरंत खारिज कर दिया। भारत में ईरान के मिशन ने कहा कि ट्रंप का दावा पूरी तरह बेबुनियाद है। ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि अमेरिका असली मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के मुताबिक 1 हफ्ते से भी कम समय में अमेरिकी हमलों का 3 भारतीय जहाज हुए हैं। इन घटनाओं में 3 भारतीय नाविकों की जान भी गई है। ईरान ने कहा कि इन मौतों की जिम्मेदारी पर सवाल उठने चाहिए। बजाय इसके अमेरिका नए आरोप लगाकर बहस को दूसरी दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। उधर ट्रंप ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान ने शांति समझौते की शर्तें मीडिया में लीक की है। हालांकि ईरान ने इन आरोपों पर सहमति नहीं जताई। ऐसे में दोनों देशों के बीच बयानबाजी और तेज हो गई। ममता को अभिषेक के बारे में अल्टीमेटम देने के बाद अब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अपने सुर नरम कर लिए हैं। कल्याण बनर्जी ने अभिषेक को अपने बेटे जैसा बताया और कहा कि बच्चे से गलती होने पर माफ करना पिता का धर्म होता है। उन्होंने पार्टी के भीतर किसी भी टूट या कांग्रेस में विलय की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल इससे पहले कल्याण बनर्जी ने अभिषेक पर भड़कते हुए कहा था कि ममता दीदी को या तो अब अपने भतीजे को चुनना होगा या फिर मुझे चुनना होगा। लेकिन अब कल्याण ने अपना रुख साफ कर दिया है। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और पश्चिम बंगाल में विपक्ष जिस तरह से हालात का सामना कर रहा है वैसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन विपक्षी नेताओं पर दबाव बना रहे हैं। इधर कल्याण बनर्जी तो नरम हो गए, लेकिन सीआईडी के शिकंजे में फंसे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता संजय कुमार सिंघल का आरोप है कि बनर्जी के चुनावी भाषणों ने लोगों में डर और तनाव पैदा किया, जिससे उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद परिणाम भुगतने जैसी बातें कही थी। इसी बीच शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे सीआईडी की टीम ने कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के आवास पर तलाशी ली। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि ये छापेमारी किस मामले में की जा रही है।
टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने दावा किया कि 1.5 घंटे की तलाशी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ और उन्होंने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। पार्टी का आरोप है कि विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं। कोलकाता पुलिस ने मार्च में दिए गए उनके एक भाषण को लेकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में उन पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। युवाओं के मुद्दों पर राहुल करने जा रहे बड़ा प्रदर्शन। जोरहाट में वायुसेना का AN-32 विमान हादसे का शिकार। राम मंदिर दान विवाद पर ट्रस्ट ने की SIT जांच की मांग। केंद्र का फैसला, धीरज सेठ होंगे भारतीय सेना के नए प्रमुख। कांग्रेस ने युवाओं के मुद्दों पर बड़ा अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस अभियान की अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। फोकस रहेगा पेपर लीक, परीक्षा गड़बड़ियों और बेरोजगारी पर। अभियान की शुरुआत 17 जून को कोटा से होगी। इसके बाद 10 जुलाई को प्रयागराज में कार्यक्रम होगा। फिर 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी और शिक्षक शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि लाखों युवाओं का भविष्य लगातार प्रभावित हो रहा है। पार्टी का आरोप है कि पेपर लीक और परीक्षा घोटालों ने युवाओं का भरोसा तोड़कर रख दिया। साथ ही भर्ती प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं रह पाई। कांग्रेस इस मुद्दे पर देश भर में बड़ा जनसंपर्क अभियान चलाने वाली है। इसके लिए NSUI, युवा कांग्रेस और पार्टी की स्थानीय इकाइयों को जिम्मेदारी भी दे दी गई है। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में पहुंच बनाई जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए भी युवाओं से जुड़ने की कोशिश होगी। राहुल गांधी पहले भी इन मुद्दों को उठाते रहे हैं। अब कांग्रेस इन्हें सड़क से संसद तक ले जाने की तैयारी में है। कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। साथ ही संसद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की मांग भी की गई है। यानी आने वाले दिनों में युवाओं के मुद्दे राजनीति के केंद्र में बिल्कुल रहने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा है कि शरद पवार की पार्टी कांग्रेस में शामिल हो सकती है, लेकिन सुप्रिया सुले ने कहा कि ना तो हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव दिया गया है और ना ही हमें ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है। उधर महाराष्ट्र कांग्रेस ने भी इस मामले पर सीधी टिप्पणी नहीं की। पार्टी नेताओं का कहना है कि ऐसा कोई फैसला केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा। इस बीच एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने अटकलों को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी भाजपा के खिलाफ संघर्ष तेज करने पर ध्यान दे रही है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर तंज कसा। उन्होंने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताया। फडणवीस ने कहा कि कोई भी डूबते जहाज पर सवार नहीं होगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी को ही फायदा मिलेगा। उधर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने विलय का सुझाव दिया था। इसी सुझाव के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई। असम के जोरहाट में वायुसेना स्टेशन पर AN-32 परिवहन विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 5 जवान शहीद हो गए। हादसे में विमान का को पायलट घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन उनका अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दुर्घटना उस समय हुई जब AN-32 विमान जोरहाट एयरबेस पर उतर रहा था। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक लैंडिंग के बाद विमान में आग लग गई और देखते ही देखते स्थिति गंभीर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एयरबेस की फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू किया गया। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। जांच में ये पता लगाया जाएगा कि लैंडिंग के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस हादसे की वजह बन गया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला प्रमुख नियुक्त कर दिया है। वो 30 जून 2026 को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे, जिनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। जनरल के स्थायी रैंक के साथ कमान संभालने वाले धीरज सेठ का कार्यकाल 31 अगस्त 2028 तक रहेगा। दिसंबर 1986 में बख्तरबंद कोर में कमीशन पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सेठ का सैन्य करियर करीब 4 दशक लंबा और बेहद शानदार रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों, रेगिस्तानी इलाकों में बख्तरबंद ब्रिगेड और सुदर्शन चक्र कोर का सफल नेतृत्व किया है। इसके अलावा उन्होंने दक्षिण सूडान और इथियोपिया में संयुक्त राष्ट्र मिशनों सहित ऑपरेशन पवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर उठे विवाद पर अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले की SIT जांच कराने की मांग कर दी है। हालांकि इससे पहले जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव और संत समाज ने वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए थे, तब इसी ट्रस्ट ने कहा था कि दान में किसी भी प्रकार के गबन या वित्तीय अनियमितता के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ट्रस्ट का कहना था कि मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे का नियमित लेखा जोखा रखा जाता है और बैंकिंग प्रक्रिया के जरिए उसकी निगरानी भी होती है। लेकिन विवाद लगातार बढ़ने और विभिन्न स्तरों पर सवाल उठने के बाद अब ट्रस्ट ने खुद ही निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है।
फिलहाल शाम 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि जो अगला बुलेटिन आने वाला है वो आपको ऐप पर भी मिल जाए। डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिलहाल इतना ही, रात 8 बजे फिर से होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.